हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, हम साइकोलॉजी के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन व कंप्लीट उसे कर चुके हैं। जैसा कि हमने विकास की अवधारणा कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का जो इतिहास है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, विकास की सारी अवस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली हैं, व सामाजिक विकास के सिद्धांत जो कि लेब सिम्नोविच बाइगोस्ट की महोदय हैं, उनका सिद्धांत भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, व प्रीवियस वीडियो को आप आसानी से क्या हो देख सकें आप। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम एक नए टॉपिक की, नए चैप्टर की। चूँकि चैप्टर बड़ा लेंथी है, ये तो लेंथी होने के कारण इसे हम दो भाग में प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। आज का जो इसका प्रथम भाग रहेगा जीन पियाजे महोदय जी का, इसमें इनका कुछ सामान्य परिचय रहेगा हमारा। जीन पियाजे महोदय जी का कुछ हमारा सामान्य परिचय रहेगा, व इसके साथ साथ इनके कुछ प्रमुख शब्द रहेंगे, जिन प्रमुख शब्दों को बाकी इनके बाद जो अगला लेक्चर होगा जिसमें हम इनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, उन सिद्धांतों में उन प्रमुख शब्दों को रखा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धुआंधार क्लास की, और बने रहिए आप हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, जीन पियाजे, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, जो हमारे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत इसके लिए जाने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कथन ही बोल के मैं इसे रहने दे रहा हूँ कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी कि इनके जो सिद्धांत हैं ये एक ही सिद्धांत नहीं, इनके तीन सिद्धांत हैं। तो उन सिद्धांतों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम इनका जितना भी बेसिक है, इनका सामान्य परिचय जो है, इनके जो प्रमुख शब्द हैं जो कि पूछे जाते हैं, इनकी पुस्तक है, इनका प्रमुख कथन है, इन सबका अध्ययन हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको देख ही रहे हैं कि जीन पियाजे, तो जीन पियाजे महोदय जो हैं भाई, इनका मानना ये था, ये जीन पियाजे ही नहीं, सिर्फ लॉरेंस कोहलबर्गेन सामाजिक अंतःक्रिया के हमारे लिब सिम्नोविच बाइगोस्ट की महोदय हैं, इन लोगों का मानना ये था कि जो विकास होता है वह विकास हमारा शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक का अर्थ ये है कि बहुत लंबे चौड़े हो जाना या बहुत क्या हो जाना, हेल्थी हो जाना, ये विकास नहीं है। विकास हमारा वह है कि हम कितना सीख पाते हैं, कितना हमारा अधिगम हो पाता है, कितना हम ज्ञान का अर्जन कर पाते हैं, वही हमारा क्या होता है, विकास होता है। वह अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग आधार पे हमारा होता है। जैसे कि जो जीन पियाजे महोदय हैं, ये है क्या है हमारे, इनके सामान्य परिचय में यदि हम देखें भाई, निवासी बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हमारा हुआ था। नहीं, इनका जो मुख्य रूप से पेशा था, वो पेशा इनका क्या था, जंतु विज्ञानी थे ये। क्योंकि मुख्य रूप से क्या था, ये जंतु विज्ञानी थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, वह सिद्धांत हमारा क्या था, उन्होंने उस सिद्धांत का अध्ययन अपनी बेटी व भतीजे पे किया था। लिखा है ना इधर कि 30 वर्षों तक, ये 30 वर्षों का अध्ययन ये है। देखो, इनका मानना ये था, इनका सिद्धांत सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो इनका सिद्धांत है वो पॉपुलर रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक इतने लंबे समय तक अध्ययन करने वाले, इतने लंबे समय तक अध्ययन करने वाले ये जीन पियाजे महोदय जी रहे हैं, इसलिए इनका सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत अधिक पूछा जाता है, ये इसका मुख्य कारण है। अब इन्होंने जो अध्ययन किया था, वह अध्ययन क्या था कि जो इनकी बेटी और भतीजे जो थे, मतलब इनके जो परिवार के बच्चे थे, उन बच्चों का जब जन्म हुआ तो इन्होंने इस बच्चों के जन्म से लेकर और लगभग अब 30 वर्षों तक लगातार उनके हर एक पहलू का अध्ययन किया। हर एक पहलू का अध्ययन, ये जैसे मान लीजिए कि इनकी जो बेटी है, ये जो इनका भतीजा है, कि इन्होंने क्या किया, पहली बार अपने कब हाथ को खोला, ठीक है, उनने उस बच्चे ने कब पहली बार अपना कदम आगे बढ़ाया, उसने कब पहली बार उठना शुरू किया, उसने उसकी हर एक गतिविधि, अर्थात प्रत्येक पहलू, प्रत्येक पल, मतलब हर एक पल में होने वाली जो गतिविधियां थी, इन्होंने क्या किया, एक एक गतिविधि का आंकड़ा अपना संजो के रखा, ये बनाया, और उस आंकड़े के आधार पर एक इतने लंबे समय अध्ययन करने के बाद तब जाकर उन्होंने क्या करा, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। यही मुख्य कारण है कि इनका सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध रहा और बहुत ही ज़्यादा क्या रहा, कारगर रहा हमारा, ठीक। और इस सिद्धांत में निष्कर्ष निकल के आया, ये जो 30 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया, उस 30 वर्ष की खोज में
जो 30 वर्ष की इन्होंने खोज की, उस खोज में जो रिजल्ट, जो परिणाम निकल के आया, वो परिणाम के लिए इन्होंने एक कथन दिया। जो कथन हमारा क्या था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। भाई नन्हा वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? देखो, वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? जो प्रयोग करके कुछ सीखे, या किसी नए ज्ञान का क्या करे, निर्माण करे, या उसकी खोज कर डाले। ठीक, और बच्चा भी क्या करता है? कह रहा जिस प्रकार एक वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है, कोई नया आविष्कार करता है, बच्चा भी अपने ज्ञान की खोज करके क्या करता है? उसका आविष्कार करता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे सपोज कीजिए आप और हम हैं। अब हम आप क्या होता है कि हमारे आपके घर में बच्चे हैं, जो यदि मान लीजिए आप एक सेल फोन लेके आए, आप एक सेल फोन लेके आए, आपने वह सेल फोन बच्चे के सामने, अब बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, आप मान लीजिए आप, हम ये मार्कर ही है थोड़ी देर के लिए, ये मार्कर है, अब आपने मार्कर है जो फ़ोन है, अगर आपने फ़ोन के लिए क्या किया, बच्चे के सामने बैठा हुआ है, आपने ये कहा कि बेटा ये फ़ोन, इस जो पास में गिलास रखा है, इस गिलास में जो पानी है इसे मत डाल देना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि इस फ़ोन को पानी में मत डालना, बच्चा नहीं जानता था इसे डालना है, बच्चे ने क्या हुआ, तुरंत दिमाग में आया उसके कि अच्छा इसको पानी में भी डाल सकते हैं हम। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आपने ये बोला कि यदि पानी में गिर गया तो इसकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। दूसरा क्या निकल के आया उस दिमाग में कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ है जो खराब हो सकता है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे, जैसे ही वहाँ से हटेंगे, बच्चा क्या होगा, तुरंत आपका फ़ोन उठाएगा और फ़ोन उठा के सीधा गिलास में। अर्थात आपने कह दिया कि ये फ़ोन पानी में गिरने के बाद ख़राब हो जाएगा, लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा इस पर यकीन नहीं करता। बच्चा क्या है? बच्चा खुद करके सीखेगा कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है। वह क्या करेगा भाई? वह आप जैसे ही आपने फ़ोन वहाँ छोड़ा, वह तुरंत क्या करेगा? पानी में डाल देगा। उसके बाद आपका फ़ोन चाहे 5,000 का हो या 50,000 का फ़ोन ख़राब हो, कुछ भी उससे उसे मतलब नहीं। अर्थात उसने क्या किया? उसने किया ये प्रयोग, और प्रयोग करने वाले, जो प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करने वाले कौन होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं। अर्थात बच्चा क्या होता है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये जीन पियाजे महोदय जी का मानना था हमारा। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्या है कि प्रमुख पुस्तक, तो जैसे ये पहली है हमारी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। दूसरी कौन सी हमारी? द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं, जो पुस्तक इनकी अधिकांश पूछी जाती हैं हमारी। ये कुछ इनका सामान्य परिचय रहा कि कहाँ के निवासी थे, इनका प्रमुख कथन क्या है। बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है ये कि बच्चे को वैज्ञानिक बताने वाले, या बच्चे को वैज्ञानिक कहने वाले कौन? हमारे जीन पियाजे महोदय जी हैं हमारे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो ये कुछ प्रमुख कथन थे इनके। कथन व इनका अध्ययन किया। अध्ययन किस पे किया? तो वही इन्होंने किस पे? अपनी बेटी पे और अपने भतीजे पे, मतलब घर के बच्चों पर ही इन्होंने क्या किया था? अध्ययन। वो भी इतने एक लंबे समय तक। वो भी क्या था? एक इतने लंबे समय तक इनका अध्ययन चला, जिस अध्ययन के आधार पर इनका क्या है कि निष्कर्ष निकल के सामने आया। अब आगे देखते हैं इनके कुछ प्रमुख शब्दों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इनके कुछ प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द, मैं यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रमुख शब्द हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रमुख शब्दों के लिए आपको इसकी व्याख्या के सहित आपको समझाऊंगा। आप एक एक शब्द के लिए क्या करें? ध्यान से समझते रहना। ये जो प्रमुख शब्द होंगे, बाद में जब अगले लेक्चर में आपको इसके सिद्धांत कराए जाएंगे, उन सिद्धांतों में कुछ अवस्थाएं होंगी, जो 0 से 2 वर्ष या 2 से 5 वर्ष, 5 से आगे 7 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है, कि किस वर्ष की आयु के बच्चे के अंदर ये जो शब्द हैं, या शब्द कह लो, यह लक्षण कह सकते हैं हम, कि ये जो शब्द या लक्षण हैं जिनको जीन पियाजे महोदय जी ने पहचाना था, ये कि किस आयु वर्ग वाले बच्चे के अंदर होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आता है हमारा।
प्रश्न जो ये शब्द होंगे, इन शब्दों को ये बताना होता है कि हमारे लिए किस अवस्था में या किस आयु वर्ग वाले बच्चे के अंदर निम्न में से कौन सा गुण होगा, या कौन सी विशेषता होगी उसके अंदर, ये कौन सा लक्षण होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसलिए पहले आप यहाँ पे इन शब्दों के लिए मैं करा रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि जब मैं अगले लेक्चर में इनके सिद्धांत के लिए कराऊँ तो सिद्धांत में आप आसानी से समझ सकें कि किस अवस्था के बालक के अंतर्गत, बालक के अंदर ये क्या है, प्रमुख शब्द आएगा। जैसे यदि प्रमुख शब्द में ले लें हम, तो पहला शब्द है हमारा वस्तु स्थायित्व। पहला शब्द क्या है हमारा, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या कहता है, वस्तु स्थायित्व या वस्तुओं की क्या निरंतरता, दूसरा शब्द इसका नाम और भी है, वस्तुओं की निरंतरता। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि भले ही बच्चे के सामने से क्या हो, कोई वस्तु ओझल हो जाए, भले ही बच्चे के सामने से क्या हो, कोई वस्तु ओझल हो जाए, लेकिन उसकी आकृति या उसकी जो क्या है छवि होती है, भाई कहते कुछ समय के लिए बच्चे के दिमाग में बनी रहती है। मतलब उसका स्थायित्व क्या होता है, उसका अस्तित्व जो है, उस वस्तु का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व क्या रहता है, कुछ समय के लिए अस्तित्व क्या रहता है हमारा, कि कुछ समय के लिए भाई बना रहता है। यही क्यों कहते हैं, यूजीन पियाजे महोदय जी कहते हैं कि भाई वस्तु स्थान ये एक ऐसा गुण है, जो गुण क्या होता है बच्चे के अंदर व्याप्त होता है। कि भले ही बच्चे के, आपने देखा होगा जैसे एग्जाम्पल कि आप बच्चा कोई ऐसी सामग्री या ऐसी कोई वस्तु को हाथ में उठा ले जो उसके लिए हानिकारक हो, या जिससे हमारा बहुत अधिक कोई लॉस हो सकता है, हमारी हानि हो सकती है, आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप बच्चे के हाथ से उस वस्तु को ले लेते हैं और इस प्रकार से ऐसे क्या करते हैं, फेंकते हैं, क्या देखो वो ये कौवा ले गया, ठीक है, या वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ तो गायब हो गई, या हम क्या करते हैं जनरली इस प्रकार से पीछे छुपा लेते हैं, होता है ऐसा। तो बच्चा कुछ समय तक क्या करता है, उसे इस प्रकार से देखता रहता है कि आखिरी वस्तु किधर गई। तो इधर उधर देखने का अर्थ क्या है, ये कुछ समय तक उस वस्तु की आकृति है, उस आकृति का अस्तित्व हमारे क्या रहता है, दिमाग में बैठ जाता है या बैठा रहता है। आई होप पहला शब्द आपको क्लियर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द आता है संक्रिया। दूसरा शब्द है हमारा संक्रिया। अब देखिए संक्रिया क्या है, संक्रिया का अर्थ होता है कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के दौरान, बच्चे के सामने उपस्थित कोई समस्या है, ठीक, यहाँ समस्या का अर्थ वो परेशानी से नहीं है, यहाँ समस्या का अर्थ है भाई टारगेट, जो उसके लिए टारगेट मिला है। ये सपोज कीजिए आप कि टारगेट मिला है उसके, मान लीजिए उसे 8 की टेबल ऐड करनी है, तो ये क्या है, ये एक टारगेट है उसके लिए सामने, ठीक। तो ये उसकी समस्या है कि इसे कैसे करके लिखना है। कि बच्चा एक समस्या समाधान के लिए, बच्चा एक समस्या समाधान के लिए उस समय जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उस समय जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उस मानसिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संक्रिया कहते हैं। अर्थात एक बच्चा यदि उसको आपने टारगेट दे दिया कि बेटा आपके लिए ये 8 की टेबल राइट करनी है, 8 का पहाड़ा लिखना है, तो 8 का पहाड़ा लिखने के लिए वह जो मानसिक प्रक्रिया करेगा या जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरेगा कि मुझे कैसे लिखना है, कि पहले मैं किस प्रकार से लिखूं जिससे आसानी से लिख जाए और कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इस शुरुआत से लेके अंत तक जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं करेगा, मानसिक प्रक्रिया का अर्थ ये है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि जैसे सपोज कीजिए आप कि यदि उसने क्या हुआ, उसने यहाँ तक की टेबल लिख दी कि भाई 8 2 जा 8 3 जा। अब सपोज कीजिए भाई 8 4 जा नहीं जानता, भाई 8 4 जा नहीं जानता, तो 8 4 जा निकालने के लिए क्या हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई करके देखे, या हो सकता है वह इसमें और 8 ऐड करके देखे। तो ये सब क्या है, ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इन मानसिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर पॉइंट। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला है हमारा शब्द जैसे जीववाद। अगला शब्द क्या है हमारा, जीववाद या सजीवता कह लो। अगला शब्द है हमारा तीसरा जीववाद, या इसको सजीवता भी कहते हैं।
अब देखिए आप खुद समझते रहेंगे कि किस आयु के बच्चे के अंदर ये निम्न में से कौन सा गुण होगा और किसके अंदर ये कौन सा गुण नहीं होगा, या किस आयु वर्ग वाले बच्चे के अंदर ये अधिक होगा, किस आयु वर्ग वाले के अंदर ये कम होगा हमारा। ठीक, अगला शब्द क्या है हमारा, अगला है जीव बात। देखिए जीव बात क्या कहता है, जीव बात का अर्थ ये होता है कि बच्चा भले ही वस्तु उसके सामने कैसी हो, निर्जीव हो, लेकिन उस वस्तु के साथ जो व्यवहार करता है, व्यवहार इस प्रकार करता है कि जैसे वस्तु क्या है, सजीव है। मान लीजिए भाई ये बच्चा एक खिलौने के साथ खेल रहा है, ये क्या करता है, एक खिलौने के साथ खेल रहा है। जैसे कोई ये खिलौना, मान लीजिए आपके उस खिलौने में आपने चाबी भरी और खिलौना क्या कूदता हुआ आगे बढ़ता है, तो देखा होगा आपने बच्चे जैसे कि वो खिलौना कूदते हुए आगे बढ़ता है तो उनका क्या क्लैप करता है और हंसता हुआ उसकी ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे उसकी चाबी खत्म होती है खिलौने की, अब बच्चा क्या करता है, भाया को उसे उठाता है, फिर कोशिश करता है कि चल तू भागेगा क्यों नहीं, करता है ना इस प्रकार से आप। ठीक, तो ये क्या है, ये उससे ऐसे ट्रीट करता है, ऐसे व्यवहार करता है जैसे खिलौना क्या है, सजीव है। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, उसका सजीवता या जीव बात कहते हैं। आपने देखा होगा जनरली छोटे बच्चे क्या होते हैं कि ये फैन चल रहा होता है ऊपर वाला हमारा, कि ये फैन चल रहा है तो फैन को देख कर क्या करते हैं, बड़ा हंस रहे होते हैं। जैसे फैन रुकता है, गर्मी भले ही ना लगे, भले ही गर्मी उसे ना लगे, लेकिन गर्मी ना लगते हुए भी वह क्या होगा, फैन रुकते ही रोने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो फैन क्या समझता है, सजीव, कि जैसे मेरे हाथ पैर चल रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, इस फैन के हाथ पैर चल रहे हैं, ये भी क्या है, सजीव है, ये जीवित है। तो निर्जीव वस्तुओं को, तो क्या समझ, इसका इसका अर्थ यह है कि भाई निर्जीव को भी क्या समझना, सजीव समझना, या सजीव समझने की गुण या प्रवृत्ति या विशेषता या लक्षण, ये क्या कहलाता है हमारा, जीव बात कहलाता है। क्लियर आपके लिए, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, ये रहा हमारा जीव बात। जीव बात क्या बात आता है, जैसे चौथे नंबर पे है मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इसे एक नाम और भी कहते हैं जन्मजात। इसे क्या कहते हैं हम, जन्मजात, इसे कहते हैं जन्मजात। अर्थात ऐसे व्यवहार या गुण, ऐसे व्यवहार या गुण जो बच्चे के अंदर कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, जिससे वह वातावरण से अर्जित नहीं करता, बल्कि उसके वंशानुक्रम अनुसार या उसके जन्मजात ही क्या होते हैं, उसके अंदर व्याप्त होते हैं पहले से। जैसे जैसे क्या, हंसना, रोना, भाई भूख लगना, ठीक है, भूख है, प्यास है आदि। ठीक, तो ये गुण कैसे हैं, ये गुण ऐसे हैं कि जो कैसे व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं हमारे, कि इनके यदि उसे प्यास लगेगी या उसे भूख लगेगी, उसे रोना आएगा, तो इसे सीखना नहीं है कि कैसे रोना है, या भूख को किस प्रकार से प्रकट करना है, या प्यास को हमें किस प्रकार से महसूस करना है। ये कैसे, ये सब हमारे जन्मजात हैं, ये हमारे आपके अंदर कैसे होते हैं, बच्चे के अंदर जन्मजात ही होते हैं। क्लियर आपके लिए। चलिए अगला शब्द देखते हैं, अगला आता है हमारा जैसे परावर्ती गुण, परावर्ती क्रिया या गुण कुछ कह लो इसके लिए, परावर्ती क्रिया या प्रत्यावर्ती क्रिया भी कहते हैं इसके लिए। क्योंकि परावर्ती क्रिया क्या कहता है, परावर्ती क्रिया का अर्थ होता है कि एक बच्चा जब एक गुण के लिए क्या हो, बार बार सीख ले, यदि एक बच्चा एक गुण के लिए सीख ले और उसी को क्या करे, बार बार दोहराता रहे, उस गुण को क्या कहते हैं, उसका परावर्ती गुण या परावर्ती क्रिया। मतलब जिस क्रिया को बच्चा क्या करता है, एक बार सीख ले और उसे बार बार क्या करे, दोहराता रहे, उसे कहते हैं परावर्ती क्रिया। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा, एक बच्चा यदि बेड से उतरना सीख जाए, यदि बेड से उतरना सीख जाए, तो भले ही उसे काम कोई भी ना हो, क्योंकि काम तो वैसे भी नहीं होता छोटे बच्चों के लिए, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे ही आप उठा के उसे बेड पे बिठाओगे भाई फिर नीचे उतर जाएगा, आप फिर उठा के उसे बेड पे बिठाओगे भाई फिर नीचे उतर जाएगा। अर्थात ये निरंतर, ये क्या करेगा, बार 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 उसी को करता रहेगा। अर्थात कि एक बार जो उसने एक क्रिया सीख ली, उसी को क्या करना, अनंत बार, मतलब ये मतलब इनफाइनाइट टाइम, कि बहुत बार क्या करना, उसका प्रयास करना या वैसे ही का दोहराना, इस गुण को क्या कहते हैं हम, परावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे अंगूठा मुंह में देना सीख जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बार बार उसके मुंह से हाथ बाहर निकालते हैं, जैसे छोड़ते हैं फिर वही पहुंच जाता है, फिर छोड़ते हैं फिर वही पहुंच जाता है। तो ये क्या, ये उसकी परावर्ती क्रिया है हमारी। आई होप आपके लिए इतना समझ में आया होगा ये। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा,
देखिए अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा अविलोम्यता। अविलोम्यता या अविलोम्यता या विलोम्यता का अभाव होना। विलोम्यता का अभाव, अभाव का होता है कमी। अब देखिए अविलोम्यता क्या कहता है कि बच्चे के अंदर एक गुण भी होते हैं जो कैसे होते हैं, अविलोम्यता के आधार पर चलते हैं, या विलोम्यता के अभाव वाले गुण भी होते हैं हमारे। जैसे भाई कौन सा? अब देखिए बच्चे, देखो बच्चा एक बेवकूफ़ नहीं है कोई। बच्चा क्या है? बच्चा करता है अपने ज्ञान का निर्माण। अब बच्चा अपने ज्ञान का जब निर्माण कर रहा है उस समय देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जनरली इसका जो सेंस होता है, ये सेंस ये होता है कि एक क्रम में आगे जाने पर, एक क्रम में आगे जाने पर उसी क्रम में वापस न आ पाना, उसे अविलोम्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विलोम्यता का अर्थ होता है वापस आ जाना, लेकिन साथ में क्या लगा है? अभाव, अर्थात इस गुण की क्या है यहाँ पे? कमी है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को ये दिया कि बेटा ये क्या है। बच्चा क्या करेगा? ये तो टी है। आपने पूछा ये क्या है बेटा? मैं कहेगा टी है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। कहते बेटा ये अब बताओ अब क्या है? तो कहेगा वाह है। कहते बेटा टी कहाँ है? अरे बाप रे मैं ये तो भूल गया आपसे, मैं टी कहाँ है? क्या कहेगा? पता नहीं, तो टी तो नहीं दिख रहा गुरुजी, टी कहाँ गया? तो कोई बात नहीं, अब क्या दिख रहा है आपके लिए? वाह दिख रहा है मुझे। आपने अब क्या किया? अब क्या कर दिया? अब क्या है? मतलब कहाँ है? मतलब वाह कहाँ गया इसमें? कह रहा है अरे वो आ तो नहीं पता हमारे लिए कहाँ गया। टी कहाँ गया? टी भी नहीं दिख रहा है। अर्थात क्या है कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु पे आ गए। ठीक, अब बच्चा क्या हुआ? इस पहले बिंदु को दूसरे बिंदु क्या हुआ? भूल गया। पहले दूसरे बिंदु को उस क्रम में वापस नहीं पहुंच पाया कि भाई हमें नहीं पता इसमें वाह कहाँ गया अब, या टी कहाँ गया हमारा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई सा और, कि जैसे ये है, अब ये क्या है? अब बच्चा बोलेगा अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी तो ये बोल देगा इसके लिए क्या है कि बन है। अच्छा ठीक है बन है। अब क्या है? ये पी है। अभी क्या बोलेगा? ऐसे पी है। अच्छा पी है। अब क्या हो गया बेटा? ये तो कहेगा बी हो गया। अब पी कहाँ गया? कर बाप रे पी तो नहीं पता कहाँ गया। इट मीन्स क्या कि बच्चा क्या हुआ? बच्चा अब क्या पुरानी आकृति को या पुराने बिंदु पे वापस नहीं लौट पाता। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है, ठीक, ये हमारी लाइन कोई है, कोई ए बी। अब हमने जनरली क्या किया? यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ के लिए सी। कहते बेटा अब इसमें ए बी लाइन कहाँ है? बच्चा क्या पता नहीं ए बी लाइन कहाँ है हमारी। ये हमने क्या किया? इसे इस प्रकार से मिला दिया। अब बेटा बताओ इसमें ए बी लाइन कहाँ है? अब ए बी तो नहीं दिख रहा मुझे, तो एक त्रिभुज दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है। अर्थात क्या कर रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु, या तीसरे बिंदु से अगले बिंदु, यदि हम इस क्रम में आगे बढ़ जाएं और बच्चा क्या हो उस क्रम में वापस ना आ पाए या पुरानी आकृति को ना पहचान पाए, तो इस गुण को क्या कहते हैं? उसको विलोम्यता का अभाव होना, मतलब कमी होना, या क्या होना? अविलोम्यता होना, या अपलटावी भी बोलते हैं इसके लिए। क्या? अपलटावी गुण। क्लियर है आपके लिए? आई होप आपके लिए ये 6 शब्द समझ में आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा? जैसे अगला शब्द है हमारा संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव। जैसे संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित रखना। क्या करना? किसी चीज को सुरक्षित रख पाना। चूंकि यहाँ लगा क्या है? अभाव। अभाव का अर्थ होता है कमी। अर्थात क्या है कि बच्चे के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जो संरक्षण नहीं कर पाते या संरक्षण न करने के गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपके लिए। इससे पहले वाला कौन सा था हमारा? अविलोम्यता का। क्या था हमारा? अविलोम्यता का। अब जैसे कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सपोज ये कुछ इस प्रकार से ये कोई आकृति है। ठीक, अभी इस आकृति को बच्चे पहचानता है कि हाँ भाई ये आकृति है। अभी आपने क्या किया कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया? और ये फ्लावर्स बना दिए इस प्रकार से, इसे और डेकोरेट कर दिया। ये डेकोरेट कर दिया आपने यहाँ से। कहता बेटा अब बताओ कि इसमें क्या है? जो आकृति थी पहले, आकृति कहाँ है? अब तुम बता, मुझे नहीं पता कि वो आकृति कहाँ दिख रही है। इस प्रकार से आपने ये कर दिया ऐसे, ये इस टाइप से। क्या इसमें आकृति दिख रही है आपके लिए? नहीं दिख रही ना। अब क्या बन गया है? अब क्या बन गया? ये फ्लावर। अब क्या बन गया? ये फ्लावर बन गया। अर्थात जो पुरानी आकृति थी
जो पुरानी आकृति थी, उस पुरानी आकृति में हमने कुछ क्या किया, फेर बदल किया। हमने किया उसमें फेर बदल, और इस फेर बदल करने से अब क्या बन गई वह नई आकृति। तो बच्चा क्या हुआ, इस पुरानी आकृति के लिए भूल गया। तो पुरानी आकृति को सुरक्षित ना रख पाना ही क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव कहलाता है। आई होप आपको ये शब्द समझ में आया होगा कि भाई यदि हम पुरानी आकृति में थोड़ा फेर बदल कर दें और बच्चा क्या हो, पुरानी आकृति को ना पहचान पाए या उसे याद ना रख पाए, उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव होना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला शब्द क्या कहता है। इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझते रहना, जिससे कि जब इसके सिद्धांत हों तो आप आसानी से इनका अध्ययन कर पाएँ या पहचान पाएँ। जैसे अगला शब्द है हमारा अहम केंद्रिता। अहम केंद्रीयता। अहम केंद्रीयता क्या कहता है, देखो अहम केंद्रीयता का अर्थ होता है कि एक बच्चा या एक बच्चे के द्वारा सिर्फ खुद के बारे में सोचना या खुद के लाभ के बारे में सोचना, इस गुण को कहते हैं उसका अहम केंद्रता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप क्या हुआ, आप मार्केट से रसगुल्ले लेके आए, आपने अपने बच्चों को देखा, बाबू ये एक रसगुल्ला तू रख ले, एक रसगुल्ला मैं रख लेता हूँ, ये अभी तो दोनों पकड़ ले, बाद में हम दोनों लोग क्या करेंगे, इसे मिल बांट के खाएंगे। आप गए हैंड वॉश करके आए वापस, और जब तक आते तब तक बाबू क्या करता है, दोनों रसगुल्लों को चाट चुका होता है। ये क्या होता है, बाबू तुम्हारा दोनों रसगुल्लों को खा गया। अर्थात बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। या आपने उसे अन्न की वस्तु दी, सपोज कीजिए आप मार्केट से आते हैं, मार्केट से आने पे आपने 4 चॉकलेट उस स्थान पे रख दी जहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। अब चूँकि घर में बच्चे हैं मान लीजिए 4, तो आप सभी के हिसाब से लेके आए कि एक एक चॉकलेट सभी के लिए मिल जाए। लेकिन इत्तेफाक से वो क्या हुआ, चारों हाथ लग गए एक ही के। तो क्या करेगा, आप कहते हैं ना बाबू छोटे भाई को दे दे, अपने बड़े भाई को दे दे, तो उस समय आपका बाबू क्या करेगा, आप बाबू उन चारों चॉकलेट को खुद ही खाना पसंद करेगा, किसी को देना पसंद नहीं करता। तो बच्चे का ऐसा गुण, जो गुण क्या हो, उसको स्वयं के लाभ के बारे में या स्वयं के बारे में सोचने क्यों क्या कर दे, मजबूर कर दे, या स्वार्थीपन का क्या करे, प्रदर्शन करे, उसके इस गुण को क्या कहते हैं, अहम केंद्रीयता कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हमारा स्कीमा। अगला क्या है, स्कीमा। अब देखिए 2 शब्द हैं। स्कीमा को समझने से पहले हम पहले स्कीम जान लेते हैं कि स्कीम क्या होता है। देखिए स्कीमा और स्कीम में जमीन आसमान का फर्क है। स्कीमा में और स्कीम में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। शब्द नंबर कौन, नमा। जैसे एक होता है हमारा स्कीम और एक हमारा कौन सा होता है, एक होता है स्कीमा। देखिए अब हमारा एक है स्कीम और दूसरा कौन सा है हमारा, स्कीमा। स्कीम का अर्थ क्या होता है, स्कीम का अर्थ क्या होता है, देखिए स्कीम का अर्थ क्या होता है हमारा कि एक सुव्यवस्थित क्रम, एक क्रमबद्ध, किसी चीज को क्या करना, एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना, या किसी कार्य को एक क्रमबद्ध रूप से करना, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना, ये क्या कहलाता है हमारा, स्कीम कहलाता है। क्लियर। जबकि स्कीमा क्या है, स्कीमा होता है, स्कीमा को कहते हैं बच्चे का भंडार गृह। इसे क्या कहते हैं, बच्चे का भंडार, अर्थात बच्चे के दिमाग में जो सूचनाएं आती हैं उन सूचना को क्या करना, अलग अलग भंडार कर लेना, मतलब सुरक्षित संरक्षित कर लेना, ये क्या कहलाती है, उसका स्कीमा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, भाई आपने बच्चे के सामने कोई टारगेट रखा, आपने दिया बच्चे के लिए, भाई ये सेब ले लो, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले दिया आपने कि ये रो कुत्ता, इसे घुमा के लाओ, ठीक है, और तीसरा ये कि ये है क्या हमारा किताब। अब इनका मानना ये था, जीन पियाजे महोदय जी का, कि बच्चे के अंदर जो भंडार गृह है उसमें अलग अलग भाग बने होते हैं, कि एक क्षेत्र की जो समान सूचनाएं हैं उसे अपने वह एक भाग के अंदर रखेगा, दूसरे क्षेत्र की जो समान सूचनाएं हैं वह क्या रखेगा, उस दूसरे के अंदर रखेगा, अन्य किसी क्षेत्र की समान सूचनाएं हैं उसे
अन्न के अंदर रखेगा। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे उसने क्या है, यहाँ पे उसके अंदर दिमाग में 3 फोल्डर, मान लीजिए कि 3 फोल्डर ऐसे बने हुए हैं, जो उपभाग ऐसे बने हुए हैं कि एक में क्या रखता है भाई, एक में रखता है खाने की चीज़ें, एक में किसे रखता है भाई जानवरों के लिए, ठीक, और एक में हमारा क्या रखता है कि कोई पढ़ने संबंधी सामग्री है। क्लियर, ये शिक्षण संबंधी सामग्री है हमारी। अब जैसे आपने बोला कि सेब, इस सेब को कहाँ रखेगा भाई, भाई ये जो खाने वाला बॉक्स है, ये जो उपभाग है इसके अंदर। ये जो बोला आपने कुत्ता, इसे किस में रखेगा, ये जानवर वाले उस उपभाग के अंदर। किताब को किस में रखेगा, हमारा जो पढ़ने वाला है। अर्थात भंडार गृह जो है, इस भंडार गृह में उपभाग होते हैं और प्रत्येक उपभाग में वह सूचना रखी जाती है जो कि उस उपभाग के क्षेत्र से क्या करती है, बिलोंग करती है, उसके समान होती है हमारा। जबकि जो स्कीम है, स्कीम का अर्थ होता है एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करना, किसी काम को करना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक बच्चा, उसे पता है कि मुझे सुबह उठना है, फ्रेश होना है भाई, पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद नहाना धोना है, ठीक, उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है और क्या करना है, फिर यूनिफॉर्म पहनना है, यूनिफॉर्म पहन के फिर अपने स्कूल के लिए चला जाना है। ये क्या है, एक ऑर्डर है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या कभी ऐसा होता है कि बच्चा पूरा फिट तैयार हो जाए, फिर अरे मैं तो अभी तो नहाया नहीं हूँ, फिर यूनिफॉर्म पहन के फिर नहाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो ये क्या, ये एक ऑर्डर है। ये हम और आप हैं तो हमें क्या है, एक हम और आप एक ऑर्डर में एक काम को करते हैं, तो एक ऑर्डर में करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्कीम कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक के सारे शब्द समझ में आए होंगे। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। जैसे अगला एक शब्द और है, बचा हुआ है यहाँ पे, अनुकूलन, एडेप्टेशन। अगला शब्द है हमारा, आइए इसे भी जान ही लेते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन जिसे क्या कहते हैं, एडप्टेशन, एडोप्टेशन, ठीक। अब देखिए क्या है ये अनुकूलन, क्या कहता है। अनुकूलन का अर्थ होता है कि जो सूचना या जानकारी, कुछ कह लें हम, कि जो सूचना या जानकारी बच्चे के मस्तिष्क में प्रवेश करी है या आई है, उसको क्या करना, परिस्थिति के अनुसार, उसको परिस्थिति के, या कह सकते हैं आप समय के अनुसार, इसे क्या करना, परिस्थिति या समय के अनुसार ढाल लेना। समझ या परिस्थिति के अनुसार क्या कर लेना, उसे ढाल लेना या उसे नवीन रूप दे देना, उसे ढाल लेना या नवीन रूप दे देना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अब मान लीजिए कि भाई पिताजी ने बच्चे के लिए सिखाया है कि बेटा ये रहा घर हमारा, ये क्या रहा हमारा घर, और घर से सीधे जाना, ये हमारा तुम्हारा क्या रहा बेटा, ये रहा तुम्हारा स्कूल। ये जो रोड है, इस रोड से सीधे होके जाओ, ये हमारा क्या रहा, स्कूल। अब हुआ क्या इत्तेफाक से कि एक दिन क्या हुआ, इस रोड में कोई आ गई खराबी और इस रोड की क्या हो रही है, मरम्मत हो रही है। इसे क्या हो रही है, मरम्मत, और यहाँ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है कि आपको इधर से घूम के जाना है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, जो प्राप्त जानकारी है कि पिताजी ने कहा मुझे सीधा जाना है, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, क्या ऐसा करेगा। यदि ऐसा करेगा तो ये जो खाई खुदी हुई है या रोड खुदा हुआ है, जाके गिरेगा, पैर तोड़ लेगा, नहीं करता ना बच्चा ऐसा। बच्चा क्या करेगा कि जो उसे जानकारी मिली है पिताजी द्वारा, उस जानकारी को क्या करे, अपने समय के अनुसार, जैसी वहाँ परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, उसे ढाल लेगा, परिवर्तित कर लेगा, और क्या होगा, इधर से घूम के विद्यालय के लिए चला जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, अनुकूलन। कि हमने जो भी ज्ञान अर्जन किया है या जो हमारा अधिगम हुआ है, हमारा विकास हुआ है संज्ञानात्मक, भाई उस विकास को हम क्या करें, हम अपने समय के अनुसार ढाल लें और एक सुव्यवस्थित रूप में क्या करें, उसका प्रयोग कर पाएँ, जिससे हमें लाभ हो ना कि हानि हो। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे इनके, कि जिन प्रमुख शब्दों का हमने क्या किया, आज अध्ययन किया। और भी है, जैसे एक शब्द और आता है इसमें से, वर्गीकरण भी आता है अभी। जैसे क्या आता है हमारा, एक शब्द और आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। भाई वर्गीकरण, अब देखिए वर्गीकरण क्या कहता है, वर्गीकरण कहता है कि बच्चे के अंदर उसकी आयु के अनुसार क्या आने लगता है, एक गुण का विकास होने लगता है कि वस्तुओं का कर लेना, अलग अलग कर लेना। अब भाई जैसे मान लीजिए बच्चा एक बार यदि मार कर को उठाएगा
उठा लेगा। अब यदि कोई भारी वस्तु है जिसका भार ज़्यादा है, उसे नहीं एक बार प्रयास करेगा लेकिन नहीं उठा पाया तो क्या होगा, हल्के भारे में क्या करने लगेगा भाई, बैलेंस बनाने लगेगा, ये दोनों में अंतर करने लगेगा कि जैसे क्या हल्का है क्या भारी है। ठीक, या ये सपोज कीजिए उसने कोई ऐसी वस्तु पकड़ ली कि जैसे उसको हानि हुई, जैसे उसको हानि हुई, सपोज कीजिए कोई गर्म है, कोई गर्म उसने कुकर ही पकड़ लिया, उसे क्या हुआ वह लग गया, उसे जल गया वह। ठीक, अब अगली बार क्या उस कुकर पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा ना, वो उस वेसल के लिए उस बर्तन को पकड़ेगा जिस बर्तन से वह जला ना हो, अर्थात वह पहचान लेगा कि भाई कौन सी वस्तु मुझे हानि देने वाली है और कौन सी वस्तु हानि देने वाली नहीं है। क्लियर है पॉइंट आपके लिए? या उसके लिए आपने वस्तुएं दे दी तो वस्तुओं क्या कर लेगा, एक ऑर्डर में लगा देगा कि कौन बड़ा, कौन फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर पॉइंट? तो ये क्या है, एक ऑर्डर में लगा देना, ये वर्गीकृत कर देना कहलाता है, हमारा वर्गीकरण कहलाता है, जो कि आयु के अनुसार बच्चे के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे आज हमारे, जिन प्रमुख शब्दों का हमने क्या किया, इसमें अध्ययन किया। आई होप आपके लिए इतना समझ में आया होगा। ये कुछ प्रमुख शब्द हो गए हमारे, और हमारा क्या हो गया, जीन पियाजे महोदय जी का एक सामान्य परिचय हो गया। एक बार मैं आपके लिए पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से, कि जैसे सामान्य परिचय में क्या रहा कि भाई निवासी कहाँ के, तो स्विट्जरलैंड, निवासी कहाँ के, स्विट्जरलैंड। इनका जन्म हमारा कब हुआ, तो 9 अगस्त हमारा 1896 में हमारा इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बच्चे के लिए क्या कहा, तो बच्चा बताया इन्होंने कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो संज्ञान विकास का सिद्धांत है। हालांकि इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्रमुख सिद्धांत हमारा ये है, और उससे संबंधित इनकी कुछ प्रमुख शब्द हैं। इन प्रमुख शब्दों को, जो कि मैंने आपके लिए 10 से 12-13 शब्द जो लिखाए हैं, इन 12-13 शब्दों में से ही ये जो लक्षण है हमारे, कि इन लक्षणों या गुणों में से कुछ गुण किस अवस्था के अंदर आते हैं, कुछ किसी और के अंदर आते हैं, कुछ किसी और के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है हमारा, सारे जो गुण हैं उन गुणों का, और तब जाके इनका ये पूरा सिद्धांत कंप्लीट होता है। तो ये इसका जो कुछ भाग बचा हुआ है वह हम क्या अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप चैनल पे, भाई चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे कि इनका लाभ आपके सभी मित्रों को मिल सके। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।